हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 70 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो नया पार्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आनुवांशिकता से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए है वो एक अणु है जो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होता है, हमारे माता पिता से हमारे अंदर आता है। तो जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो क्या होती है, वंशागत होने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, जो हमें अपनी पुरानी पीढ़ी से मिली है, अपने माता पिता से जो हमें मिली है। ठीक है, तो वो गुण, वो लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवांशिकता बोला जाता है। तो यह डीएनए व कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों से युक्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद है। डीएनए कहाँ पर होते हैं, डीएनए या फिर कुछ प्रोटीन होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र में होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र धागे जैसी संरचना होती है। कैसे होते हैं ये, धागे जैसे होते हैं, जो कहाँ कहाँ पे मदद करते हैं, क्या काम होता है इनका, कोशिका विभाजन में, आनुवांशिकता में, भिन्नता में। ठीक है, उसके बाद उत्परिवर्तन में, मरम्मत में और पुनर्जन्म में। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब में कौन काम करता है, ये डीएनए काम करता है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो मनुष्य है और लगभग जितने भी जीव है, सब में क्या होता है, वंशानुगत सामग्री है ये। तो किसी व्यक्ति की शरीर की लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। मतलब हमारी जो शरीर है वो हज़ारों कोशिकाओं से बना होता है। तो हज़ारों कोशिकाएं हैं उसमें, जिस लगभग सारी ही कोशिकाओं में जो डीएनए है वो एक जैसा ही होता है। एक इंसान का, दो इंसानों का अलग अलग डीएनए होता है, लेकिन एक का वही रहता है सारी कोशिकाओं का। तो अधिकांश डीएनए, कुछ का अलग भी होता है। ठीक है, अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं, लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादातर केंद्रक में होते हैं, लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाते हैं। तो एक लक्षण, एलील, उसको एलील भी बोल सकते हैं, लक्षण भी बोल सकते हैं, एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः इसके बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक है ना, जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, एलील हम इनको बोलते हैं, जो क्या होती है, विशेषता होती है, विशिष्ट जो स्पेशल विशेषता हमारी है। ठीक है, तो जिन गुणसूत्रों पर मौजूद डीएनए का एक खंड है, क्या है जीन, ये डीएनए का ही एक छोटा सा भाग है जो आनुवांशिकता की भौतिको क्रियात्मक के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता की भौतिको क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो क्या आंसर आएगा, जीन। ठीक है, तो इन जीनों में कोशिका के लिए विभिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देश होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है ना हमारी कोशिका की, वो इन जीन के अंदर होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी जीव के सभी विशेषताएं इन जीवों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, जो आदमी की विशेषताएं हैं वो किस पर निर्भर करती है, इन जीन्स पर ही निर्भर करती है। ठीक है, जो जीन्स हमें अपने माता पिता से मिले हैं, उनमें कौन से लक्षण थे जो हमारे अंदर अब है, तो उन्हीं की अकॉर्डिंग हमारी विशेषता बनती है, उत्पन्न होती है। तो मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की दो प्रांतियां होती हैं, प्रत्येक माता पिता से, एक माता से एक पिता से, तो जिन्हें अलील या लक्षण हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद युग्म लिपि के रूप में जाना जाता है। जीन के ये अलील प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति की विविधताओं और विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या हमारे अंदर समानताएं हैं, क्या हमारे अंदर विशेषताएं हैं, उनका कारण कौन है, ये जीन है। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हो गई भाई, के जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक भी है, गुणसूत्र भी है, डीएनए भी है, जीन भी है ना, ये सारे हैं। कैसे हैं ये सारे, देखो ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है, गुणसूत्र है, और गुणसूत्र क्या है, डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा खंड क्या है, हमारा जीन है। ठीक है, इस तरीके से बांटा गया है इनको। अब आता है जो जीन शब्द है वो किसने गढ़ा था, वो किसने किया था, जोहानसन ने। ठीक है ना, उसकी बात है ग्रेगसर जोहान मेंडल को आनुवांशिका की जनक भी कहा जाता है, आनुवांशिकी। ठीक है ना, जेनेटिक का फादर इनको बोला जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण भिन्नताओं का निर्माण। मतलब अगर कुछ कमियां हो जाए, इनएक्यूरेट कुछ गलतियां हो जाए, तो उनके कारण क्या होती है, भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान विविधताओं का संचय किस तरीके से होता है। जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, हालांकि शरीर की मूल संरचना समान रहती है। यह अगली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भिन्नता का कारण बनती है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए आपकी जो अब जीव प्रजनन करते टाइम जो डीएनए है उसमें तो बदलाव आते रहते हैं, लेकिन जो ये ध्यान रखना है, शरीर तो वैसा ही रहता है ना हमारा,
जो शरीर की संरचना वही रहती है। तो अगली पीढ़ी में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें इन त्रुटियों के कारण ही क्या बनती है, भिन्नता का कारण बनती है। ये दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नता अधिक गहरी होती है। जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें भिन्नता ज़्यादा होती है अगर हम तुलना करें अलैंगिक से। तो इसे एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवाणु हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना। तो जो भिन्नता दिखाता है, मान लीजिए परिणाम स्वरूप 2 जीवाणु बनते हैं जो बदले में 4 विभाजित करते हैं, ठीक है। 2 है यहाँ से, उसके बाद क्या बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सभी के बीच मामूली सा अंतर है, बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पे ये रेड है, ये ग्रीन है, ये दोनों रेड हो गए, ये ग्रीन हो गए, लेकिन इसमें देखो एक बड़ा चेंज आया हुआ है ना। तो सभी के बीच मामूली अंतर है। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी, ठीक है ना। छोटी छोटी जो कमियां रह गई हैं, छोटी छोटी गलतियां जो है, इनएक्यूरेसी है कॉपी करने में, प्रतिलिपि करने में, उसके कारण हल्का फुल्का क्या आया है, अंतर आया है, हल्की सी विभिन्नताएं आती हैं। तो क्या ये विविधताएं जो हैं ये जीवित रहने के लिए समान संभावना होगी जीवित रहने के लिए, अगर हमारे अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए? तो ऐसा नहीं होता, नहीं। उदाहरण के लिए यदि भौगोलिक क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा स्थिर जीवाणु जीवित रहेंगे सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो लाभकारी विविधताएं हैं वही आमतौर पर जीवित रहती है। ऐसी विविधताएं जो आएंगी जो अडेप्ट कर सकती हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वही जीवित रहेंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में त्रुटि है, ठीक है, कमियां हैं। तो जब डीएनए, यहाँ पे आप इसको हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स में डीएनए, ठीक है। जब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में त्रुटि है तो यह भिन्नता का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? भिन्नता का, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन नंबर 1। जो अलग अलग विविधताएं आती है, विभिन्नताएं जो अंतर आता है, वो उसका कारण बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक? अभी अभी मैंने आपको बताया था जो लैंगिक प्रजनन है उसके अंदर विविधताएं अधिक होती हैं अगर हम करें उसको अलैंगिक के साथ उसकी तुलना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, परिभाषित करें आनुवांशिकता, जीन और विभिन्नता, ठीक है। ये तीनों आपको परिभाषित करनी है। तो देखो, डीएनए वह अणु है जो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होता है। लक्षण विशेषताओं के वंशागत होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता कहा जाता है। जो लक्षण हमारे पेरेंट्स से, माता पिता से हमारे अंदर आए हैं, संतति में आए हैं, वो क्या होती है? आनुवांशिकता होती है। फिर आता है जीन। जीन क्या है? जीन गुणसूत्रों पर मौजूद जो डीएनए है उसका एक खंड है जो आनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद है विभिन्नता। विभिन्नता क्या है? एक ही प्रजाति और उनकी संतति द्वारा दिखाए गए जो अंतर है वो क्या है? विभिन्नता है। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता A 20% में मौजूद है जबकि अन्य विशेषता B 40% मौजूद है। तो कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ है? तो देखो, जो विशेषता B है 40%, ये पहले उत्पन्न हुआ होगा, है ना, क्योंकि इसमें जनसंख्या का उच्च प्रतिशत है। अलैंगिक प्रजनन लक्षणों में न्यूनतम परिवर्तन के साथ अगली पीढ़ी तक ले जाया जाता है। तो B बाद में, पहले B है तो बाद में क्या हो गया? ये हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।